Hello and Assalamu alaikum. My name is Kamran Shah and you guys are watching our YouTube channel AK Education and today we are going to study class 11 biology का जो पहला चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसका हम पहला लेक्चर जो है वो आज डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल पे डिस्कस करेंगे एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी की भी हम अभी वीडियो से स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बायोलॉजी का भी स्टार्ट करें, तो केमिस्ट्री के साथ साथ फिज़िक्स और मैथ के साथ साथ अब हमने बायोलॉजी की क्लासेस भी जो है वो शुरू कर दी हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता क्या है, ठीक है। बेसिकली इसी को ही हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को ही हम केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं एक अलग नाम से, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो या बायोकेमिस्ट्री हो, दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों में एक ही चीज़ों को हम डिस्कस आउट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स विच आर नेसेसरी फॉर लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, उन तमाम मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज and those molecule which are associated with life, यानी कि उन तमाम मॉलिक्यूल्स की हम स्ट्रक्चर को भी पढ़ते हैं, उनकी कंपोजिशन को भी पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ते हैं जो लाइफ के साथ एसोसिएट होते हैं। अब वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर मैंने आपके सामने उनके नाम लिख दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है फिलहाल। तो इनके अलावा भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे वाटर है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, लाइफ की बेसिक नीड्स होते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, वाटर को, ईच एंड एवरीथिंग को, हर एक चीज़ को हमने डीपली डिस्कस करना है और जानना है कि ये तमाम चीज़ें होती क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनका काम क्या होता है, तमाम चीज़ें होंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है, जैसे हमारी बॉडी का हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है। ऑर्गन किस चीज से मिलकर बना हुआ है? ऑर्गन मिलकर बना हुआ है टिश्यू से। टिश्यू किस चीज से मिलकर बना हुआ है? टिश्यू मिलकर बना हुआ है किससे? सेल से। सेल के अंदर कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल एटम से मिलकर बना हुआ होता है। तो हर जगह देखें एटम्स और ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होती हैं। तो जो हमारा सेल है, सबसे पहले अगर हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल को देखें इंट्रोडक्शन में, अब ये सबसे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की स्टडी हम लोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहला, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस है, जिसको हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। तो जाहिर सी बात है हम इसको भी पढ़ेंगे, इस चीज़ के अंदर मैकेनिज्म किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के जो सेल है, सेल के बीचों बीच मौजूद होता है न्यूक्लियस, ठीक है। 9th क्लास के अंदर आप ये पढ़कर आ चुके होंगे। सेल के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद होता है न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है डीएनए, ठीक है। अब उस डीएनए से इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से बाहर आती है और कहाँ आती है? साइटोप्लाज्म के अंदर, और वहाँ पर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये किस तरीके से होता है, इसके लिए हमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को पढ़ना पड़ता है। या फिर डिफरेंट जो मैकेनिज्म हमारा चल रहा है, अगर कोई मैकेनिज्म हमारा एबनॉर्मेलिटी आ गई है हमारी बॉडी के अंदर, कोई केमिकल रिएक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उन तमाम चीज़ों को जाहिर सी बात है डायग्नोस करना पड़ता है। पहले उन तमाम चीज़ों के बारे में हमें पता होगा, तभी तो हम उसके लिए कोई मेडिसिन या मेडिकेशंस के तैयार कर पाएंगे और हम उससे आराम हासिल कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हम
बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को या बायोकेमिस्ट्री को स्टडी आउट कर रहे होते हैं, या फिर इन एसेंशियल मॉलिक्यूल्स को स्टडी आउट करते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल के ऊपर। तो हमें इस चीज के बारे में पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और जो सेल होता है उसके अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने यहां पर सेल बनाऊं तो ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। अब इस सेल के अंदर बीचों बीच हमारे पास क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस के बाहर वाला हिस्सा हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये अंदर वाला हिस्सा हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा ये दो तो चीजें होगी, बाहर वाला फ्लूइड वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म, और ये जो बीच में है ये न्यूक्लियस है। अब सेल की एक वॉल से लेकर, यहां से लेकर एक वॉल से लेकर दूसरी वॉल तक जितना भी मटेरियल मौजूद है, यानी अगर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को क्या कर दें, मिक्स कर दें, दोनों को कंबाइनली हम बात करें तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यानी कि जो सेल कंटेन लिविंग मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म भी आ जाता है और न्यूक्लियस भी आ जाता है। बेसिकली सेल के अंदर का जितना भी मटेरियल है उसको हम ओवरऑल प्रोटोप्लाज्म कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें इस चीज के बारे में भी पता है, केमिकली सेल कंटेन 70 to 90% वाटर। सेल के अंदर जो 90 से 70% जो चीज मौजूद होती है वो पानी मौजूद होता है, H2O मौजूद होता है इसी हमारी नॉर्मल बॉडी के अंदर। इसी तरीके से सीड्स या बोन्स हमारी जो मौजूद हैं इनके अंदर 20% वाटर होता है। हमारे अगर हम ब्रेन सेल्स की बात करें, न्यूरॉन्स की बात करें तो उनके अंदर 85 to 90% वाटर मौजूद होता है। जेलीफिश जो होती है उसके अंदर 99% वाटर होता है उसके सेल्स के अंदर। तो ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आपसे ये पूछा जा सकता है। अच्छा, इफ द वाटर इज एवेपोरेटेड द रिमेनिंग मास कॉल्ड एज ड्राई वेट। याद रखिएगा कि जब भी हम किसी सेल के वाटर को, सारा वाटर हम क्या कर दें, एवेपोरेट कर दें, तो हमारे पास जो वेट बचेगा, जो बकाया चीज बचेगी, जो मास बचेगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ड्राई वेट का नाम दे रहे होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। विच इज मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ये जो ड्राई वेट होता है ना बेटा, इसको हम कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके अंदर ज्यादातर आपको वही मॉलिक्यूल मिलेंगे जिनके अंदर क्या मौजूद होगा, कार्बन मौजूद होगा। एंड मॉलिक्यूल विच कंटेन कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब आप अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो मैट्रिक क्लास में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी आउट किया होगा, तो आपको बेसिक ओवर रिव्यू होना चाहिए कि हर वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट हो वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली ये जो ड्राई वेट है हमारे सेल का, इसके अंदर भी यहाँ पर जितने भी ज्यादातर हमारे पास जो हिस्सा होगा उसके अंदर कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होंगे। दैट मींस कि वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। और 98% ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ बायो एलिमेंट्स। याद रखिएगा कि जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ले लें, आप प्रोटीन ले लें, आप लिपिड ले लें, या आप न्यूक्लिक एसिड की बात कर लें, तो ये तमाम के तमाम बायो एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। अब बायो एलिमेंट्स होता क्या है, बायो एलिमेंट्स तो आपको पता होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स कहलाते हैं। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट्स हैं जिससे मिलकर हमारी पूरी बॉडी मिलकर बनी है, और 98% हमारी बॉडी का जो मास है वो इन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। वो कौन कौन से हैं, वो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 बायो एलिमेंट से मिलकर हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। इसमें एक नाम और भी मैं ऐड कर देता हूं, सल्फर भी।
सल्फर भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, तो सल्फर भी काफी सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर सल्फर भी हमें नजर आएगा जब हम इसको डीपली डिस्कस आउट करेंगे। तो याद रखिएगा कि हमारी बॉडी का जो 98% मास है या फिर हमारे सेल का जो 98% मास होता है वो इन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एंड कैल्शियम। क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर खोल के देखेंगे तो आपको उसमें कार्बन भी नजर आएगा, नाइट्रोजन भी नजर आएगा, ऑक्सीजन भी नजर आएगा, हाइड्रोजन भी नजर आएगा, मतलब सारे के सारे बायो एलिमेंट्स मौजूद होंगे। इसी वजह से इनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि केमिकल कंपोजिशन आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन कार्बन एज बेसिक एलिमेंट विच इज कोवेलेंटली लिंक्ड विद हाइड्रोजन, तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन एक बेसिक और एसेंशियल एलिमेंट हो और हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली ज्वाइंट हुआ हो। अब कोवेलेंटली ज्वाइंट होने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुए होंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग इसी को कहते हैं ना बेटा, कि जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहां पर सॉरी, ऐसे तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट होगा और कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली ज्वाइंट हुआ होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, जो वहां भी हम स्टडी आउट कर चुके हैं। अब याद रखिएगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल। ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के नाम आपके सामने मैंने लिखे हैं ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर मैक्रो। इनको मैक्रोमोलिक्यूल यानी बड़ा मॉलिक्यूल कहा जाता है, या फिर हम इसको क्या नाम देते हैं, पॉलीमर कहते हैं। अब पॉलीमर क्या होता है बेसिकली, या मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। अब वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, मैक्रोमोलिक्यूल, इनको 4 क्लासेस के अंदर जो है वो क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहला प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, फिर न्यूक्लिक एसिड। और याद रखिएगा कि ये जो न्यूक्लिक एसिड, ये बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स मैंने आपके सामने लिखे, आप इसको मैक्रोमोलिक्यूल भी कह सकते हो, आप इसको पॉलीमर भी कह सकते हो, आप इसको लार्ज मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हो, लेकिन बेसिकली अगर आप इसको पॉलीमर का नाम दोगे तो वो ज्यादा सूटेबल रहता है। याद रखिएगा कि पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज मोनोमर। याद रखिएगा कि ये जो पॉलीमर होता है ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कमरे की जो दीवार है वो क्या है, एक पॉलीमर है, तो वो कितने छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है, वो क्या है, उसका मोनोमर है। इसी तरीके से हमारी जो रेलगाड़ी होती है, पूरी रेलगाड़ी, वो क्या है, एक पॉलीमर है, उसके जो डब्बे हैं वो उसके मोनोमर्स हैं। इसी तरीके से आपके गले में जो मोतियों का हार पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लड़कियों के गले में जो मोतियों का हार होता है, वो पूरा का पूरा हार क्या है, एक पॉलीमर है, लेकिन उसके अंदर जो एक एक करके मोती पड़ा है वो क्या है, वो उसका मोनोमर है। तो याद रखिएगा कि ये जो बड़े बड़े पॉलीमर्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, जिनको हम मोनोमर्स का नाम देते हैं। अब मोनोमर एंड पॉलीमर होता क्या है, जाहिर सी बात है, हम तो बात कर रहे हैं प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की, न्यूक्लिक एसिड की, तो वो होते क्या है। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन का जो मोनोमर होता है उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन का जो है मोनोमर होता है, यानी बहुत सारे जब अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने माइंड के अंदर रखना है। अच्छा, इसी तरीके से जो लिपिड होता है, लिपिड का जो मोनोमर होता है उसको हम कहते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, लिपिड का मोनोमर, यानी बहुत सारे फैटी एसिड जब आपस में मिलते हैं तो लिपिड बनता है। ठीक है, इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर होता है उसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड बेसिकली मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं, डीएनए एंड आरएनए,
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड हम इन दोनों को ही कह रहे हैं, बेसिकली इन दोनों को ही न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो मोनोमर होता है वो होता है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। इन तमाम के अमाइनो एसिड के, फैटी एसिड के, इसी तरीके से मोनोसैकेराइड के, इसी तरीके से हम न्यूक्लियोटाइड के तमाम की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस आउट करेंगे जब हम इन तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैंने जो है इस लेक्चर के अंदर शुरू के 2 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके लिए इस चैप्टर के आगे की जो वीडियोस हैं वो भी लेके आएंगे। अगर यहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, किसी भी चीज़ से आपको क्वेश्चन है तो लाजमी आप हमसे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछें। हम आपके जो क्वेश्चन हैं उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।